जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक, लगभग 2 दर्जन प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। मंत्रियों को ईसीआर लिखने के मामले को लेकर भी चर्चा संभव। हरिद्वार में 528 परिवारों को मिलेगी छत। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया आवासों का लोकार्पण। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 24 आईएएस और 1 पीसीएस की बदली जिम्मेदारियां। आईएएस विनय शंकर को बनाया सीएम का सचिव। हल्द्वानी में लालकुआं नगीना कॉलोनी के सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन। रेलवे प्रशासन के नोटिस पर जताई नाराजगी। जंगल की आग ने बढ़ाई सरकार और प्रशासन की चिंता। पिछले 4 दिन में करीब 2 दर्जन जगहों पर लगी आग। बढ़े हुए तापमान और शुष्क हवाओं को बताया जा रहा है कारण। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। सचिवालय में सुबह 11 बजे बैठक शुरू होगी। लगभग 2 दर्जन प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। वहीं 4 धाम यात्रा सुविधा बढ़ाने को भी लेकर चर्चा होगी। शिक्षा विभाग में पदों पर होने वाली भर्ती को लेकर भी फैसले हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि सीआरसी और बीआरसी के पदों पर भर्ती को लेकर भी फैसला आ सकता है। मंत्रियों को एसीआर लिखने के मामले को लेकर भी चर्चा संभव है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ श्रीनिवास पंत जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, धामी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और क्या कुछ फैसला निकल के सामने आ सकता है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार की आज महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक राज्य सचिवालय में 11:30 बजे आहूत की गई है। और इस बैठक में क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें तकरीबन 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव आने की उम्मीद है। सबसे बड़ी बात क्योंकि उत्तराखंड में लगातार जो मांग उठ रही है उसके मद्देनजर राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक में फैसले लेने पर विचार करती है और उन्हीं तमाम बातों को आधार बना करके प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए सम्मुख भेजे गए हैं। जिनमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो शिक्षा विभाग की ओर से बीआरसी और सीआरसी के 955 पदों पर आउटसोर्स से भरने के लिए एक वित्तीय स्वीकृति के साथ साथ कैबिनेट की हरी झंडी की आवश्यकता है। इसको शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव के तौर पर कैबिनेट के सम्मुख आज भेजने का ऐलान किया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इससे जो युवा बेरोजगार है, प्रशिक्षित बेरोजगार है, उनको रोजगार उपलब्ध होगा और 955 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियां की जाएगी। इस पर कैबिनेट आज हरी झंडी दे सकता है।
श्रीनिवास दूसरा जो सबसे बड़ा मसला रहने वाला है नर्सिंग सेवा नियमावली में संशोधन का, क्योंकि राजकीय सेवाओं के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी नर्सिंग सेवा के लिए तमाम जो प्रैक्टिस करने वाली नर्सेज हैं उनके लिए नर्सिंग ऑफिसर का जो तबका लगा था उसके नियमावली में संशोधन करने के साथ ही तमाम फेरबदल उसमें किए जाएंगे। इसके अलावा फातिमा आपको बताना चाहूंगा कि विधानसभा में भर्ती सेवा नियमावली में भी संशोधन के प्रस्ताव पर भी आज चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मंत्रियों के तो सचिवों की एसीआर लिखने का जो अधिकार है उसको लेकर तमाम राजनीतिक दल और तमाम मंत्री विधायक इस बात को लेकर के चर्चा गाहे बगाहे करते रहते हैं और कई मंत्री इस पर आपत्ति भी जताते हैं कि इस बात को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। लेकिन इसको लेकर के जरूर कार्मिक विभाग की तरफ से ये प्रस्ताव आज कैबिनेट के सम्मुख लाया जाएगा जिसमें कैबिनेट इसमें अंतिम निर्णय दे सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना के प्रस्ताव पर भी आज मुख्यालय राज्य सचिवालय के मुख्यालय में जो आहूत कैबिनेट की बैठक होगी उसमें मुहर लग सकती है। श्रीनिवास, अगर बात करें चार धाम यात्रा की तो इस बार धामी सरकार कौन कौन से सुविधा बढ़ाने को लेकर चर्चा कर सकती है, क्योंकि इस बार चार धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या ज्यादा है। बिल्कुल, चार धाम यात्रा के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो चार धाम यात्रा को व्यवस्थित और सकुशल यात्रा संपन्न कराने के लिए राज्य सरकार हमेशा से वचनबद्ध रही है और जब समय समय पर, क्योंकि जो भौगोलिक परिस्थितियां उत्तराखंड की वो विषम है और उसको देखते हुए मद्देनजर राज्य सरकार फैसला लेती है, क्योंकि पूर्ववर्ती जो चार धाम यात्रा थी उस दरमियान ये तय किया गया था कि चार धाम यात्रा में कितने यात्री या कितनी तादाद में लोगों को भेजा जाए। खासतौर से जो कोविड का काल था तो उस समय चार धाम यात्रा को स्थगित करना पड़ा था। उसके बाद चार धाम यात्रा में एक निश्चित पैमाने पर लोगों को जाने की अनुमति जारी की गई, रजिस्ट्रेशन किया गया, रजिस्ट्रेशन की बाध्यता अनिवार्य की गई। लेकिन अब क्योंकि मौसम का जो मिजाज है वो उत्तराखंड में लगातार बदलता जा रहा है, तकरीबन 2000 फीट से ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिस कारण से कई बार आपने देखा होगा केदारनाथ की यात्रा को स्थगित करना पड़ रहा है। उसमें धर्मशालाएं हैं, रैन बसेरे की बात है, टीम शेल्टर की बात है, घोड़े खच्चर डंडी है, या बर्फबारी होने के कारण रास्तों में फिसलन ज्यादा हो जाती है तो कई बार हादसे हो जाते हैं और बड़ी तादाद में जब लोग पहुंच रहे हैं तो उनके लिए उचित रखरखाव की व्यवस्था नहीं हो पा रही। इसमें उसको पंजीकरण को लिमिटेड करने के लिए बकायदा तैयारियां की गई है। हालांकि चारधाम यात्रा में बर्फबारी हो रही है, केदारनाथ में 25 तारीख तक रजिस्ट्रेशन रोके गए हैं, उसको लेकर भी चारधाम यात्रा के व्यवस्थित करने के साथ साथ कितनी तादाद में लोगों को छोड़ा जाए, कैसी उसकी व्यवस्था हो, उसको लेकर भी आज कैबिनेट के सम्मुख प्रस्ताव जो आने वाला है पर्यटन, धार्मिक पर्यटन की ओर से, उस पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक आज अंतिम मुहर लगा सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया श्रीनिवास आप तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा 2024 के चुनाव की तैयारियों में बीजेपी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी शासित राज्यों में केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है, जिससे सरकार की योजना जन जन तक पहुंच सके। धर्मनगरी हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 528 आवासों का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारी सरकार का संकल्प है कि जिन योजनाओं का शिलान्यास होगा उनको जल्द पूरा कर लोकार्पण किया जाएगा। बीच में किसी भी योजना को रोका नहीं जाएगा। हम तो उनको मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हार्दिक धन्यवाद है। उन्होंने गरीबों की बहुत सहायता करी है, आवाज़ देके गरीबों को बहुत उन्होंने सहयोग दिया है, छत दी है, घर दिया है, सहारा दिया है और मतलब मकान हासिल, मतलब सुविधा से हम उनका धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री मेरा नाम शिखा है, मेरी मदर को मोदी जी ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है। मतलब इससे गरीबों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हैं, जिनके पास आवास नहीं है, रहने का मतलब छत नहीं है, उससे मतलब बहुत सुविधा मिली है गरीबों को। और मतलब मैंने जहाँ तक अभी देखा है पांडाल में जो ये प्रोग्राम चल रहा है मुख्यमंत्री जी का, इसमें पब्लिक बहुत खुश है, मतलब गरीबों के मुंह पे स्माइल दिख रही है इस समय। तो इनके लिए पूरा था और दिल से ही करते थे, लेकिन दामाद के घर में रह रहे हैं। एक्चुअली मदर मेरे पास रहती है, मेरे घर पे ना, मतलब कुछ दुख दिखता था।
आगामी 3 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री और चंपावत विधायक पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत से विधानसभा के सदस्य के तौर पर 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आगामी 3 जून 2023 को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री धामी खुद उपस्थित रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के भ्रमण कार्यक्रम और आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराए जाने के लिए जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी द्वारा पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, भाजपा जिलाध्यक्ष और विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ जिला कार्यालय में बैठक करते हुए विचार विमर्श कर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या यमुनोत्री धाम पहुंची हैं। वहीं मंत्री रेखा आर्या ने जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम के लिए पैदल यात्रा की। इस दौरान उन्होंने रास्ते में श्रद्धालुओं के साथ वार्ता भी की और उनका हालचाल जाना। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने श्रद्धालुओं से चारधाम यात्रा में उनके अनुभवों को भी सुना। वहीं करीब 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कई श्रद्धालुओं की फलाहार देकर भी मदद की। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने मां यमुना जी की विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। देखिए, आज बड़े सौभाग्य से मुझे यमुनोत्री की दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से यात्रा पूरा यमुना पथ में चलते हुए माँ के उद्गम स्थल तक पहुँचना अपने आप में शब्दों में बयान न कर सकने वाला एक भाव है। और जिस प्रकार से यात्रियों में जोश है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 60 से 65 वर्ष की उम्र की माता जी भी पूरी श्रद्धा के साथ में यमुनोत्री धाम से अपनी यात्रा को प्रारंभ करने का उन्होंने संकल्प लिया है और बाकायदा पूरा 5-6 किलोमीटर वो हमारे साथ चल के आई। खबर उत्तरकाशी से है, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने खेल स्टेडियम मनेरी का औचक निरीक्षण किया। वहीं खेल मंत्री ने कहा कि जनपद में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है तो उनको सामने लाने की, जिसके लिए सरकार हर कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने जनपद में युवाओं के खेल में रुचि रखने पर खुशी जाहिर की। आज उत्तरकाशी में मनेरा स्टेडियम को निरीक्षण करने का एक विचार आया और निरीक्षण के दौरान में बेहद प्रसन्नता है कि यहाँ पर लड़कियाँ लगातार खेलने आती हैं, चाहे वो हैंडबॉल के लिए आती हूँ, चाहे वो हॉकी के लिए आती हूँ, चाहे वो फुटबॉल के लिए आती हूँ। तो लड़कियों का खेल के प्रति बढ़ता उत्साह अपने आप में साफ संदेश है कि अभिभावकों ने अब अपने विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। अब खेल के दृष्टिकोण से बालिकाओं को भी प्रोत्साहित करने लगे हैं और ये देखते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। और हॉस्टल की हमारी जो लड़कियां यहाँ पर खेल रही थी उनसे भी वार्तालाप हुई, तो हॉस्टल के परिप्रेक्ष्य में आखिरकार उनको किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है और अथवा उनकी क्या अपेक्षा है। धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद रिक्त हुई बागेश्वर विधानसभा का उपचुनाव होना है, जिसको लेकर कभी भी चुनाव आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारियां तेज कर दी है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी 6 माह के अंदर उपचुनाव बागेश्वर विधानसभा सीट पर होना है, जिसको लेकर पार्टी की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। उम्मीद है कि जिस तरह से बागेश्वर विधानसभा में काफी लंबे समय तक विकास कार्य करने वाले स्वर्गीय चंदन रामदास से मेहनत की है, उसका प्रतिफल पार्टी को मिलेगा और पिछली बार की अपेक्षा इस बार पार्टी रिकॉर्ड मतों से विजयी होगी। बागेश्वर चुनाव क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से 6 माह के अंदर होना है, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना वहाँ पर हुई है। तो जहाँ तक चुनाव की तैयारियों का विषय, भारतीय जनता पार्टी सदैव जो है चुनाव के लिए तैयार रहती है। हम लोग तो कहते हैं कि हम 24/7 की पार्टी हैं, तो इसलिए तैयारी पूरी है। जहाँ तक प्रत्याशी का प्रश्न है, ये संगठन के लोग बैठ करके इसको तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रत्याशी तय करेगा, लेकिन जिसको भी वहाँ पर लड़ाया जाएगा, मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत बड़े बहुमत से
वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। बीते 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस एक बार फिर से अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हमारी पार्टी लगातार अपने आप को मजबूत करने का काम कर रही। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत के ट्वीट पर मथुरा दत्त जोशी ने बोलते हुए कहा कि हरीश रावत ने कांग्रेस से जुड़िए यात्रा निकालने की बात कही है और निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य है, क्योंकि हरीश रावत पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं और कांग्रेस का पूरा प्रयास होगा कि इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग कांग्रेस के साथ जुड़ें। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि उधर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाने में लगे हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि पार्टी एक बार फिर से संगठित रूप से खड़ी हो। निश्चित रूप से हरीश रावत जी ने ठीक ही कहा है और इस समय कांग्रेस को सत्ता में लाना पहला उद्देश्य है उत्तराखंड। हमको 2017 और 2022 की हार से सबक लेना पड़ेगा, सारे नेताओं को सबक लेना पड़ेगा कि इतनी अप्रत्याशित हार हुई कैसे, इस पर भी मंथन करना पड़ेगा। और हरीश रावत जी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, अगर उन्होंने कोई बात कही है, कोई बात लिखा है, तो निश्चित रूप से उसमें विचार होना चाहिए और विचारणीय भी है। ये बड़ी बात है हमारे लिए कि हम चुनाव हार गए और कैसे हार गए ये पता नहीं चलता है और उसका नुकसान हमको अभी भी कार्यकर्ता को नुकसान भुगतना पड़ रहा है और इस समय पार्टी को और मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। और माननीय अध्यक्ष जी निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में घूम घूम कर कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहें जन टीवी। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 24 आईएएस और 1 पीसीएस अफसरों के दायित्वों में बदलाव किया है। जहां आईएएस विनय शंकर पांडे को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया, तो वहीं सचिव मुख्यमंत्री के साथ एमएमएसई और निवेश आयोग की भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा में 3 जनपदों के डीएम को बदला गया। वहीं अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक हरिद्वार जनपद के जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल को बनाया गया है। सुश्री वंदना को नैनीताल भेजा गया है, उन्हें नैनीताल का डीएम बनाया गया। वहीं विनीत तोमर को अल्मोड़ा का जिलाधिकारी बनाया गया है। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन को वित्त और अवस्थापना विकास आयोग की जिम्मेदारी दी गई। वहीं लंबे इंतजार के बाद ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल हुआ। महिला खिलाड़ियों के कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस रानीखेत जिलाध्यक्ष गीता पवार के नेतृत्व में राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में महिला कांग्रेस ने कहा कि महिला खिलाड़ी कई दिनों से जंतर मंतर पर धरने में बैठी हैं, लेकिन उनको न्याय ना मिल पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ओलंपिक खेलों में भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाली इन बेटियों के साथ आरोपित के द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राष्ट्रपति से घटना का विलंब संज्ञान लेकर आरोपित भाजपा सांसद बृजभूषण की सदस्यता निरस्त कर उनको दंडित किए जाने का आग्रह किया गया। आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं उप जिलाधिकारी जी को ज्ञापन सौंपने के लिए, ताकि हमारी जो महिला पहलवान बेटियां हैं उनको न्याय मिल सके और जो ब्रजभूषण शर्मा जो इसके आरोपी सिद्ध हो रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी दंडित किया जाए। और मैं ये कहना चाहूँगी, एक तरफ से हमारी सरकार जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलती है, लेकिन इस मामले पर आज तक सब चुप्पी साधे हुए है केंद्र सरकार भी, और जो बीजेपी की महिला नेत्री हैं उनके मुंह पे तो पट्टी बंधी हुई है। एक शब्द उन्होंने अभी तक हमारी महिला पहलवानों के लिए नहीं कहा है। हल्द्वानी के लालकुआ नगीना कॉलोनी में रहने वाले सैकड़ों लोगों के घरों में रेलवे द्वारा अतिक्रमण खाली कराए जाने के नोटिस जारी करने के बाद हल्द्वानी पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने बुद्ध पार्क में रेलवे प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे विगत कई दशकों से नगीना कॉलोनी में रह रहे हैं। ऐसे में लगातार रेलवे द्वारा उनकी भूमि बताकर अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई किए जाने की बात कहकर कॉलोनी वासियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन तो दूर की बात, उनसे वोट मांगने वाले विधायक भी उनका सहयोग नहीं कर रहे, लिहाजा ग्रामीण हल्द्वानी आकर बुधवार को धरना देने पर मजबूर हैं। मेरी उम्र आज कम से कम 28 साल की हो गई है। मैं पैदा भी वहीं हुआ हूँ। मेरे पिताजी कम से कम उससे पहले से 10 साल से वहीं रहते हैं। मेरे माताजी भी वहीं रहती हैं। उसके बाद मेरी शादी भी उसी बस्ती में हुई है। अब रेलवे वाले कभी हम लोग जब कंपनी में रहते हैं या कहीं कामों में रहते हैं तो रेलवे विभाग के पर कुछ लोग आते हैं, वो जगह जगह नोटिस चिपका के चले जाते हैं। ना ही उनके पास कोई प्रूफ है, ना कोई संसाधन है। मैंने खुद अपने नाम से कई जगह ITI लगाई हैं। मैंने अपने विशाल गुप्ता के नाम से ITI लगाई है, लेकिन मेरे पास ITI का जवाब आया है, उसमें रेलवे के पास कोई उनके पास स्थायी कोई चीज़ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उनके पास। जो लोगों को बीच में आतंक फैला रहा है और लगातार जो नोटिस चस्पा करके जा रहा है, उसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देते हुए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये इस तीसरी बार ये हुआ है ऐसा कि 3 तारीख से अब तक हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारा ये मानना है कि रेलवे की ज़मीन नहीं है, वो ये ज़मीन है जंगलात की ज़मीन है और रेलवे के पास कोई प्रूफ नहीं है। हम लगातार RTI के तहत लगातार लोगों से मांग रहे हैं। पानी की कमी से जूझ रही पहाड़ों की रानी मसूरी के पानी की समस्या आखिरकार अब दूर हो गई है। 2020 में 144 करोड़ की लागत से शुरू की गई यमुना मसूरी पेयजल योजना से आखिरकार मसूरी तक पानी पहुंच चुका। अब पेयजल निगम की पाइपलाइन को साफ करने के बाद पानी की गुणवत्ता की जांच करना ही बाकी रह गया है। जैसे ही मानकों के अनुरूप पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित हो जाएगी, उसके तुरंत बाद उपभोक्ताओं तक पानी पहुँचा दिया जाएगा। अगर विभाग की माने तो हफ्ते भर के भीतर ही पानी की आपूर्ति को शुरू कर दिया जाएगा। आज 144 करोड़ की वो योजना पूरी हो गई है, उसकी टेस्टिंग हो गई है, मसूरी में पानी पहुंच गया है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर
उसकी सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बलूनी जी के कदमों द्वारा हम उसका लोकार्पण कराएंगे और आने वाले 30-35 साल तक मसूरी की पेयजल की समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि अभी एनजीटी ने, अगर आपने देखा होगा, होटलों पर रोक लगाई थी कि आप टैंकरों से पानी सप्लाई नहीं कर, पानी जो है लेकर नहीं जाएंगे। होटल वाले बहुत परेशान थे और मुझे लगातार 2 दिन से इतने फोन मसूरी से आ रहे हैं और कल मैं मसूरी भी जा रहा हूं। मैं इसके लिए एक बार फिर दिल की गहराई से आदरणीय अनिल बलूनी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूं कि ये योजना पूरी हुई है और मसूरी की जनता की जो एक बहुत बड़ी मांग थी, मैं तो बलूनी जी को कहूंगा कि आपने जो काम भगीरथ ने किया था वो काम बलूनी जी आपने किया है मेरे क्षेत्र के लिए। चंपावत जिले के सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ रीठा साहिब गुरुद्वारे में 1 जून से लेकर 3 जून तक चलने वाले प्रसिद्ध जोड़ मेले की तैयारियों को लेकर डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी ने रीठा साहिब गुरुद्वारे में गुरुद्वारा प्रबंधन समिति अधिकारियों और स्थानीय जनता के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में डीएम भंडारी ने सभी अधिकारियों को मेले के दौरान पेयजल, विद्युत, सड़क, चिकित्सा और सफाई व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति अध्यक्ष बाबा श्याम सिंह की मांग पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जुटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं इसके अलावा डीएम भंडारी ने 1 सप्ताह के भीतर मेला स्थल में अस्थायी पार्किंग निर्माण, सड़क में सुरक्षा बैरियर लगाने और नदी में अधिक गहराई वाले स्थानों में चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। जून से हमारा जोड़ मेला शुरू होना है, तो उसमें जो यहाँ के प्रबंधक बाबा जी हैं उनके साथ और सभी स्टेक होल्डर, सभी विभागों के साथ बैठक की गई और इसमें जो सारी व्यवस्थाएं पार्किंग को लेके, पेयजल, शौचालय और जो हमारी हेल्थ मेन एम्बुलेंस यहाँ पर डॉक्टर्स की पोस्टिंग होनी, सड़क और जो हमारे जल पुलिस है, ऐसे ही पूरे रोड सेफ्टी, तो ये सारे जो यहाँ पे बैठक की गई। तो इसमें जो यहाँ पे जो हमारी पब्लिक आती है दूर दूर से, दिल्ली, पंजाब, पूरे नॉर्थ इंडिया से पब्लिक आती है और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं, तो उनके लिए सारी। हल्द्वानी कोतवाली पुलिस और एसओजी ने 4 मई को मोठहल्दू के पास नंदी देवी हत्याकांड का खुलासा करते हुए उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के आरोपी मनोज पुरी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी से हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा और मृतका का मोबाइल सहित अन्य सामग्री भी बरामद की है। एसएसपी पंकज भट्ट ने खुलासा करते हुए बताया कि महिला की परचून की दुकान है और आरोपी 4 मई को दोपहर में महिला से बीड़ी लेने गया था, तो उस समय हत्यारोपी की महिला से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए रात में आरोपी ने महिला के घर में जाकर उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस के इस खुलासे पर एसएसपी ने 5000 के इनाम की घोषणा की है। कि कोई आदमी यहाँ से मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि 1:45 पे इनका दामाद रोहित जब घर में सुबह 5 तारीख को पहुंचा तो उसके द्वारा दिन में जब पहुंचा तो उसके द्वारा देखा गया कि दरवाजा आधा खुला हुआ है और उसने अंदर जाकर के देखा तो वहां पे खून पड़ा हुआ था, घसीटने के निशान थे और बाथरूम में उसको डेड बॉडी मिली थी, गले में फंदा लगा हुआ था। इसमें पुलिस द्वारा लगातार जब सत्यापन की कार्रवाई की गई तो 9 तारीख से मनोज पुरी मिसिंग था। इसके बारे में जब गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला ये कुछ लोगों के साथ जुआ खेलता है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते तापमान का मुख्य कारण जंगलों की आग को भी माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में